हेलो दोस्तों, तो स्वागत है उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो हमारे यहाँ जो अभी हम कवर कर रहे हैं वो कवर कर रहे हैं उत्तराखंड और हिंदी की क्लासेस। तो ये हमारी जो क्लास रहेगी ये है हमारी क्लास हिंदी की क्लास। तो हिंदी की क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे हमने अभी तक जो कवर करा है हिंदी की क्लासेस में, वो हिंदी क्लासेस में आपको पता होगा मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग करी थी किससे। मैंने कहा था हिंदी के बेसिक शब्द से, यानी कि पहले हमने हिंदी का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक नॉलेज ली हिंदी के बारे में। फिर हम बढ़े भाषा की और फिर हमने करी लिपि। तो आज हमारा क्या हो सकता है, जी हाँ, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्णमाला से रिलेटेड, यानी कि अब हमारा आ गया है ग्रामर, यानी कि हम हिंदी ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो हिंदी ग्रामर में आप जैसे सोच सकते हैं कि अगर जैसे वहाँ पर क्या होता है, कोई विवाह होता है तो वर के लिए क्या चाहिए होती है, माला चाहिए होती है। तो वर को यूज़ करने के लिए क्या होती है, वरमाला यूज़ होती है। तो इसी तरह वरमाला क्या होती है, फूलों की होती है। तो फूलों की इकट्ठा करके जो माला बनाई जाती है उसे कहते हैं वरमाला। इसी तरह से अगर हमारे हिंदी के कोर्स में जाएँ तो हिंदी के कोर्स में क्या है, बहुत सारे वर्ण हैं। वर्णों को मिलके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है। अब उन वर्णों को अगर हम एक ही उसमें पिरो दें, जिस तरह से हम किसी माला को पिरोते हैं उसी तरह से अगर हम वर्णों को एक ही क्रम में पिरो दे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का मीन्स होता है कि अगर हम वर्णों के व्यवस्थित क्रम को रख दिया जाता है, यानी कि वर्णों के एक समूह होता है जिन्हें उसके शब्दकोश या फिर किसी, जैसे हमारी वर्णमाला माला में हम धागे में पिरोते हैं, वहाँ पर ये हम शब्दकोश के अंदर रख देते हैं। तो इसे कहते हैं वर्णमाला, जिसमें क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। वर्णमाला आपने बेसिकली पढ़ी होगी क्योंकि हमने जब से हम स्कूल गए हैं वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में वर्णमाला ही पढ़ते हैं। तो वर्णमाला हमारी ज़िंदगी में क्या है, हम जब से स्टडी स्टार्ट करी है तब से ही जुड़ी है। लेकिन क्या है, हमें यहाँ क्यों पढ़नी पड़ी है, क्योंकि हमें क्या करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो हमें यहाँ पे सब क्या पढ़ना होगा, डीपली पढ़ना होगा। जो हमने क्लास 1 से पढ़ा है वो चीज़ हम फिर से पढ़ेंगे। अब इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से हम क्या करें, किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये है हमारा टॉपिक वर्णमाला। तो आज का टॉपिक जो है वो क्या है, वर्णमाला है। तो आज का टॉपिक हमारा है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह के कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह, जैसे सपोज हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एक फूल बना दिया, यहाँ पे बना दिया एक फूल, एक यहाँ पे बना दिया हमने फूल, और एक यहाँ पे बना दिया हमने फूल। अभी क्या है, फूल अलग अलग बिखरे हुए हैं, लेकिन हम अगर इसे एक धागे में पिरो दें, यानी कि हम इसको एक धागे में पिरो देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर एक माला बन जाती है। यानी कि एक क्रम हुआ, इनका क्या हुआ, एक क्रम हुआ। तो जैसे हमने यहाँ पे एक फूल बनाया सपोज, फिर हमने यहाँ एक फूल बनाया है, यहाँ हमने एक फूल बनाया है, और यहाँ पर भी हमने एक फूल बनाया है, और यहाँ भी हमने एक फूल बनाया। ये हो गया। अब इसको किसी धागे में पिरो दिया जाता है, जैसे इस तरीके से अगर धागे में पिरो दिया जाता है तो यहाँ क्या बन जाती है, हमारी माला बन जाती है, यानी कि फूलों की एक माला बन जाती है। अब देखिए वो जो आपका बिखरे हुए थे और इसमें क्या डिफरेंस है कि क्या है, यहाँ एक व्यवस्थित क्रम है, यानी कि एक समूह में पिरोना, एक समूह में जैसे एक धागे में पिरोना था, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्णों को एक समूह में रख दे देंगे। तो ये वर्णमाला है। वर्णमाला क्या है कि हमने जो हिंदी में जो लिपि पढ़ी थी, हिंदी में जो लिपि पढ़ी थी, अब लिपि में क्या होता है कि लिपि में जो होता है हमें लिखना होता है। ध्यान से सुनिए,
जो लिपि होती है उसमें क्या है कि हमने लिपि तो बना दी, अब लिपि को लिखने के तरीके क्या होते हैं कि उसको तो किसी ना किसी तरीके से लिखा जाएगा। हमारी लिपि आई, हमारी लिपि क्या थी, देवनागरी थी। देवनागरी लिपि को लिखने का जो तरीका आया वो किसमें बनाया है, वर्णमाला के क्रम में आया है। यानी कि पहले अगर हम किसी लिपि के बारे में जानेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, उसके बेसिक से पढ़ेंगे, यानी कि उसके शून्य से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि क्या है, जैसे मैं बोल रही हूँ इसे ध्वनि ही कहेंगे, ध्वनि होगी है तो ध्वनि ही कहेंगे। इसी तरह से हमारा क्या होता है, हम किस भी शब्द को बोलते हैं तो उसे कहते हैं ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि जो होती है इसकी क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी, जो हमारी लिपि है या हमारे वाक्य है जो भी है उसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और ध्वनि को ही वर्णों के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो जो वर्ण होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला में क्या होती है, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्णों को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो वर्ण क्या होती है, वर्णमाला में हमारे मुख्यतः दो चीजें होती हैं। एक हमारा वर्णों में वर्णमाला के अंतर्गत आता है स्वर, और एक आते हैं व्यंजन। सपोज मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपको ये कहा कि जैसे किसी का नाम बोल दिया, सपोज राम बोला, राम बोला, तो हम जैसे ही राम लिखेंगे, राम लिखेंगे, वो इस तरीके से है जैसे हम खाना बना रहे हैं सपोज। तो खाने में हमें क्या है, हमने सब्जी काटी, वहाँ पर सब्जी को तैयार करा और उसके जो कढ़ाई है उसके अंदर डाल दिया। लेकिन सब्जी डालने से ही काम नहीं बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, हमको मिर्च मसाले डालने होंगे, वहाँ पर नमक डालना होगा, तेल डालना होगा, मिर्ची डालनी होगी, और भी जो व्यंजन होते हैं वो सब चीज़ें उसमें डालनी होगी, तब जाके उसमें टेस्ट आएगा, यानी कि सब्जी सही रूप में बनेगी। तो इसी तरह से वर्णमाला के अंतर्गत भी दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, स्वर जो होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र, क्या आदि की स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से रहते हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी कि व्यंजन हमारी सब्जी हो गई और मसाले हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए। तो आप समझ गए होंगे। तो व्यंजन हमारे क्या हो गई, वो सब्जी हो गई जो हमने उसमें डाली है, और जो स्वर होंगे वो क्या होंगे, मसाले, यानी कि उनके बिना सब्जी का कोई मीन्स नहीं रहा। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो वर्णमाला में क्या होता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं। वर्णमाला के अंदर क्या होते हैं, एक होते हैं स्वर होते हैं और एक होते हैं व्यंजन। एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। व्यंजन और स्वर यानी कि ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और ये क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, नहीं होते। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। यानी कि इनके सहयोग से व्यंजन काम करते हैं। यानी कि व्यंजनों को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्वर चाहिए ही चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे राम लिखा, ये राम लिखा। अब देखिए आप यहाँ पर जैसे ये राम लिखा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक व्यंजन है, ये व्यंजन है र, र व्यंजन है, इसमें आ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, वो स्वर है। तो स्वर के सहयोग से क्या बनते हैं, व्यंजन बनते हैं। और इसी तरह से अगर हम इन हलंत के रूप में देखें, कोई जैसे सपोज हमारा ये हमने पढ़ा ही है, अभी हम पढ़ेंगे पूरी वर्णमाला। क मिला है तो क प्लस हलंत अ, ये क्या बनता है, क बनता है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो ये व्यंजन है वो किससे मिलकर, ये जो व्यंजन है वो किससे मिलकर बना है, क हलंत वाले और अ से। अ क्या है, हमारा स्वर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं है। ये जो क है ये स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, दो शब्दों के मेल है, यानी कि दो वर्णों के मेल है, सॉरी शब्दों के नहीं, दो वर्णों के मेल है। तो दो वर्णों के मेल से क्या बनता है, हमारा व्यंजन बनता है। तो व्यंजन क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला की। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक चीज देखेंगे। अब आपको हम शुरू कर रहे हैं शून्य से। तो हम जिसे हमने क्या पढ़ा था, हमने क्लास 1 में पढ़ा है, जैसे फर्स्ट क्लास में हमने जैसे अ से अनार, बड़ा अ से आम पढ़ा है। तो क्यों ना हम उसी तरीके से पढ़ें, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर क्या है, इस तरीके से पढ़ना है कि बस समझ में आ जाए, बाकी और कुछ नहीं है। कि समझ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, रटना, रटने से अच्छा समझना। तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, भले ही वो हमारी छोटी चीज़ है लेकिन हम उसे उसी तरीके से पढ़ेंगे जिससे हमें समझ आए। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि ध्वनि या वर्ण, ध्वनि
ध्वनि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण होती है। इसके बाद क्या बनते हैं? इसके बाद बनते हैं ध्वनि या वर्ण होती है। इसके बाद बनते हैं अक्षर बनते हैं। अक्षर का मीन्स क्या हो गया? अक्षर मीन्स जैसे मैंने अभी राम लिखा था, उसे कहेंगे अक्षर। तो उसे कहेंगे, सॉरी, उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अक्षर। जैसे ये अक्षर बना, ये अक्षर हो गया हमारा। ध्वनि या वर्ण होते हैं और इसमें क्या होता है, जैसे र है और यहाँ म है, ये हो गया। तो एक अक्षर दो अक्षर, तो दो अक्षरों के मेल से क्या बनता है? एक शब्द बनता है। तो जब हम इन अक्षरों को जोड़ देते हैं, अक्षरों को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पर? हमारा बन जाता है शब्द। शब्द बन जाता है। फिर आता है शब्द या पदबंध। पदबंध, पदबंध। और इसके बाद बनता है उपवाक्य और यहाँ पे बनता है वाक्य। तो अक्षर बने, फिर शब्द बने, फिर उपवाक्य बने और फिर वाक्य बन गए। सॉरी, ये पदबंध जो होता है ना, ये पदबंध अक्षर को ही कहते हैं। ये हो गया पदबंध। पदबंध यानी कि इसको मिला के बनता है पद बनता है, यानी कि शब्द बनता है। शब्द के बाद क्या बनता है? उपवाक्य बनता है। उपवाक्य के बाद वाक्य बनता है। तो ये हमारा क्या है? शब्दों का क्रम है। अब यहाँ पे कोई वाक्य है, सपोज जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्या हुआ? वाक्य हो गया। उपवाक्य क्या होता है? मैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रही हूँ, यानी कि ब्लैक बोर्ड क्या हो जाएगा? उपवाक्य हो जाएगा। यानी कि दो शब्द होते हैं उसके अंदर। तो वाक्य में हम क्या करेंगे? जब वाक्य वाला चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं वर्णमाला। तो हमारा वर्णमाला की बात करते हैं, तो हम पहले देख लेते हैं यहाँ वर्णमाला। तो यहाँ पे वर्णमाला लिख देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वर के अंदर। स्वर के अंदर स्टार्ट करते हैं तो हमारी वर्णमाला आती है। यहाँ पर आपका आ जाता है सबसे, जैसे हम पढ़ते हैं तो अ से अनार, बड़ा से आम, छोटी सी इमली, बड़ी सी ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, और से औरत, अंग से अंगूर, और ये क्या होता है? आ काली। तो ये हमारे हो गए, क्या हो गए? ये जो हमारे होते हैं ये कहलाते हैं स्वर। स्वर। तो हमारे क्या होते हैं? कुछ जो होते हैं मानक स्वर होते हैं, और मतलब जो मेन स्वर है, तो वो कुछ मानक स्वर होते हैं और कुछ क्या होते हैं उसमें जोड़ दिए जाते हैं। मतलब कभी कभी यूज़ किए जाते हैं और कभी कभी वो अदर रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो जो हमारे स्वर होते हैं, जो मानक स्वर होते हैं, वो मानक स्वर क्या होते हैं? ये होते हैं। यानी कि जो आपके ये वाले ऊपर वाले हैं, इन्हें क्या कहेंगे? आप मानक स्वर कहेंगे। मानक स्वर कहेंगे, इन्हें कहेंगे मानक स्वर कहेंगे। तो ये कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। 11 जो हो गए हमारे मानक स्वर होते हैं। और अगर आप ऋषि ऋषि की बात करें तो यानी कि मोस्टली जो होते हैं 10 होते हैं। अगर आप उच्चारण यानी कि क्या कर रहे हैं, उसे किसी चीज़ में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ये यूज़ किया जाता है, तो हमारे 11 हो जाते हैं। मतलब ये जो होते हैं ये आपके होते हैं अनुस्वार। ये अयोग्यवाह शब्द होते हैं। अयोग्यवाह, अयोग्यवाह। ये जो वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं? शब्द नहीं, वर्ण। ये होते हैं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह। तो अगर हम बोलेंगे उच्चारण के रूप में, अगर हम बात करें उच्चारण के रूप में, हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। आप यहाँ उच्चारण के रूप में अगर पूछता है तो ये ऋषि ऋषि को नहीं लेंगे, यहाँ पर आप 10 ही बोलेंगे। अ से अनार, ये आ, ई उ ए ऐ ओ औ, ये आपके क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं यहाँ पर आपके
10 जो होते हैं ये उच्चारण के रूप में हो जाते हैं, ये उच्चारण के रूप में हो जाएंगे। और जब हम इसको लिखते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा, तो लिखते हैं जैसे हम परंपरागत रूप से अगर हिंदी की बात करते हैं तो वहाँ पे कितने आते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, ऋषि ऋषि को। मोस्टली आप देखा होगा कि ऋषि ऋषि का बहुत ही कम, मतलब कहीं कहीं पे यूज़ होता है, ज़्यादातर ऋषि ऋषि का यूज़ नहीं होता है। तो जो मेन रूप से आपके स्वर यूज़ होते हैं, जो आपके शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी कि वर्णों का, जो आपके अक्षर का निर्माण करते हैं, यानी कि आपके जो भी शब्द आते हैं जिसमें आपके, जैसे मैं बोल रही हूँ तो उसमें क्या है, ओ की मात्रा, बो की में क्या आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है, तो उसमें क्या जोड़ दिया है, ये ओ की मात्रा जोड़ दी है। तो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, मैं जो अभी मैं बोल रही हूँ, या आपको जो स्टडी में जो भी स्पीकिंग बोली जा रही है या आप लिखते हैं, वो इसमें क्या हो जाता है, ये 10 का यूज़ किया जाता है। ये जो ऋषि ऋषि है, ये मोस्टली जैसे आप कोई विशेष शब्द यूज़ करते हैं जब वहाँ पर, तो ऋषि ऋषि का यूज़ होता है। तो मानक जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। लेकिन अगर परंपरागत रूप से देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, परंपरागत रूप से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके 2 अयोग्य वर्ण भी जोड़ देंगे, और यहाँ पे आपके 10 स्वर भी जोड़ देंगे, और ऋषि ऋषि को भी जोड़ देंगे। तो अगर आपको लिखने का उच्चारण करना है तो आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। मूलतः देखो, मानक रूप से तो आपके 10 हो गए, मूल रूप से जो हुए, मूल रूप से आपके कितने हो जाएंगे, ऋषि ऋषि को भी जोड़ देंगे। मूल रूप से ये तो अयोग्य बाहर है अभी, इन सबको जोड़ देंगे तो मूल रूप से आपके यहाँ पे ये 11 हो गए। लेकिन परंपरागत रूप से अगर देखें तो इसमें इनको भी जोड़ देते हैं, क्योंकि उच्चारण चाहिए हमें, हिंदी का वो चाहिए, तो यहाँ पे जो अयोग्य वाह शब्द होते हैं इनका भी यूज आ जाता है, तो ये भी स्वर के अंदर आते हैं। ये कितने हो जाते हैं, 13। तो परंपरागत रूप से तो एक चीज याद रखेंगे आप स्वरों का, कि परंपरागत से स्वरों की संख्या कितनी हुई, 13 हुई, मानक रूप से 10 हुई, जबकि मूल रूप से कितने हो गए, 11 हो गए। क्यों हो गए मूल रूप से, क्योंकि ऋषि ऋषि को भी उसमें ऐड कर दिया गया। मानक का मतलब हुआ जैसे हम स्पीकिंग कर रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे ये मोस्टली जो शब्द यूज आते हैं हमारे बोलने में, वो क्या होते हैं, ये सारे 10 होते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं यहाँ पर अयोग्य वाह वर्ण में बात करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अयोग्य वाह को कहते हैं, इसे कहते हैं अनुस्वार कहते हैं, इसे कहते हैं अनुस्वार कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विसर्ग। तो सबसे ज्यादा अनुस्वार और विसर्ग का यूज जो होता है वो संस्कृत शब्दों में होता है। तो संस्कृत के अगर हम शब्द यूज के वहां पे लिखते हैं तो संस्कृत में जो आते हैं वो कौन आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। हिंदी में भी आते हैं, हिंदी में सबसे ज्यादा जो आता है वो अंग आता है, आहा का बहुत ही कम यूज है। तो अंग की मात्रा आती है, जैसे आप परंपरागत बोल रहे हैं तो आप उसे म की जगह पे अंग की बिंदु भी लगा सकते हैं। संबंधी लिख दिया आपने, सपोज संबंधी लिख दिया, संबंधी लिख दिया, तो ये अंग की बिंदु कहाँ से आई, यहाँ से आई है आपकी है। अब यहाँ पे जैसे सपोज हिंदी लिख दिया, एक क्या होता है, हिंदी इस तरीके से लिख दिया था, और एक हिंदी को हम इस तरीके से भी लिख देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सही रूप है, ये वैसा रूप है। तो अगर हम इस तरीके से, तो अंक की बिंदु ये आ गई हमारी। इसी तरह से हमारा जैसे और चीजें शब्द लिखते हैं तो वहाँ पे क्या, अंक की बिंदु। तो सबसे ज्यादा जो अयोग्य वाह यूज किया जाता है हिंदी में वो कौन सा है, अंक की बिंदु, यानी कि अनुस्वार वाला हो गया। और विसर्ग जो है कम यूज किया जाता है, संस्कृत में ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे। ये तो हमारे थे स्वर। ये क्या थे, हमारे स्वर थे, ये थे स्वर। अब स्वरों को हमने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया। अब आते हैं व्यंजन की बात, व्यंजन। अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के आपने पढ़ी होगी, जो आपके ये जो अ से अनार, ये जो आपके थे वर्णमाला, उसमें क्या है, एक तो आपने स्टार्टिंग में ये पढ़ा होगा, उसके बाद क ख ग घ ड़ च छ, ये हमने मतलब दूसरे तरीके से पढ़ा है। वैसे क से कमल, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, इस टाइप से पढ़ा कि उस टाइम पे क्या थे, बच्चे थे, तो उस टाइप पे जो होती है, जिस तरीके से मतलब बच्चे को याद हो उस तरीके से याद कराया जाता है। और उस समय क्या होता है, उम्र छोटी होती है तो बुद्धि भी छोटी होती है। तो अभी हम देखेंगे तो हमारा क्या होता है, वहाँ पर
सबसे पहले जो शब्द आता है वो कौन सा, सॉरी वर्ण आता है वो क्या होता है, क। फिर यहाँ आता है ख, यहाँ आता है ग, और यहाँ आता है घ, और ये आ जाता है लो। लो यहाँ पे आता है इसका। और यहाँ पर आपका आएगा चौ। चौ से क्या होता है, चम्मच होता है, चरखा होता है, कुछ भी होता है। ये छो छाता, झंडा, और ये हो जाएगा आपका अंगा। ये फिर आ जाएगा आपका ट से टमाटर, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड, ढ ढक्कन वाला ढो। इन दोनों को देखना कि इसमें क्या है, कोई भी बिंदु नहीं है, इसमें भी कोई बिंदु नहीं है, इनका अभी पता चलेगा आगे। तो ड ढ, और यहाँ पे आपका आ जाता है ण। यह आपका आ गया ण। फिर आ जाएगा आपका त, थ, द, ध, ध, न। ये हो गया आपका प, फ, ब, भ, म। तो ये जो थी आपके, ये जो 5 कॉलम, यानी कि 5 कॉलम और 5 लाइन आ जाती है आपकी, ये किस में आ जाती है, जैसे क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये क्या होता है, एक सीक्वेंस आता है कि इनके लास्ट में जो आती है, ये जो पॉइंट आते हैं, ये बेसिकली जो होती है हमारी ण के फॉर्म में होती है, मतलब न के फॉर्म में भी बोल देते हैं इन्हें। तो इन्हें जो कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, जो लास्ट के होते हैं, इसे कहेंगे क वर्ग, क वर्ग। और इसे कहेंगे च वर्ग। ये क्या है, एक वर्ग के फॉर्म में इन्होंने क्या करा, अपने अपने वर्गों को रख लिया कि हमारी पंक्ति में ये आएगा, हमारी पंक्ति में ये आएगा। तो देखो आप यहाँ पर जो है सबका एक क्रम है। जैसे इसने अपनी पंक्ति में 5 लोगों को लिया, च ने अपनी पंक्ति में 5 लोगों को लिया, ट ने 5 लोगों को लिया, त ने, और ये इनका क्या हो गया। और लास्ट में जो आ रहे हैं वो अधिकतर न के फॉर्म में ही आ रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं न के फॉर्म में, म के फॉर्म में, ऐसी ही है। इसमें मतलब आपकी वाली जो आवाज निकलती है उस तरीके से निकलती है। और ये क्या होता है, ट वर्ग हो गया, और ये हो गया त वर्ग, और ये प वर्ग। तो ये टोटल कितने हैं, ये टोटल जो है 25 हैं। तो आप 25 देख सकते हैं, इनका इनका क्या है, 25 है ये। और इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन, इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। तो क, च, ट, त और प वर्ग के जो भी व्यंजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और इनकी संख्या जो होती है 5 होती है। तो कितनी थी संख्या, 5 थी। ये यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है, इसको ना दूसरे से ले थी। जैसे यहाँ पर इनकी संख्या कितनी थी, 11 थी। मानक जो कितने थे, 10 थे। परंपरागत रूप से इन्हें 13 कर दिया गया। तो हमारे जो हिंदी वर्णमाला में हम अभी काउंट करेंगे वर्णों की संख्या, वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो हम इसके लिखने के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारे जो लिखे जाते हैं उसके फॉर्म में हम परंपरागत रूप से देखेंगे। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो गई 25, यानी कि 25 जो होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाती है। 25 कितनी हो जाती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाती है। जिसमें जो ये होता है हमारा क, ख, ग वर्ग, ये इसमें जो लास्ट के होते हैं इनकी अलग ही विशेषता होती है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको अलग से कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अनुनासिक वर्ण। इन्हें कहा जाता है अनुनासिक वर्ण या अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक, नासिक आप देखेंगे इसमें न से आवाज, नाक से आवाज निकल रही है। व्यंजन ये क्या होते हैं, आप बोलने में अगर देखेंगे तो इनमें जो आवाज़ निकलेगी आपका म, न, अण, न, इस तरीके से निकलेगी। तो इसलिए इन्हें क्या जाता है, अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। और इनका अलग ही यूज है। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखना आप, ये जो है ड और ढ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम पढ़ाई। तो पढ़ाई कैसे लिखते हैं, पढ़ा, पढ़ाई, पढ़ाई है। तो पढ़ाई, आप बताइए यहाँ पे कौन सा व्यंजन है जो ये है, कौन सा व्यंजन है जो
ये बीच का शब्द ड़ है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है, यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है और यहाँ पर बिंदु है, तो इनके ही अंदर क्या होता है, दो शब्द छुपे होते हैं। इस वाले के अंदर जो छिपा हुआ होता है वो क्या होता है, इसके अंदर छुपा होता है ड़, और इस वाले के अंदर जो छुपा होता है वो क्या होता है, ड। इसको दिखाऊं तो मैं, इसका जो आ जाता है लड़ाई, लड़ाई में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड़, ये वाला ड वाला नहीं आएगा, ये क्या आएगा, यहाँ पर लड़ाई, ये हो गया, ये लड़ाई आ जाएगा आपका। तो ये यहाँ पर आपको ड़ दिख रहा है और यहाँ पर आपको ड़ दिख रहा है, और जबकि ये क्या है, ड ढक्कन है और ड डलिया है, ड पढ़ाई, लड़ाई, लड़ाई तो होगा नहीं, इसलिए इसके अंदर जो छुपा होता है वो शब्द होता है ये, और इसके अंदर जो छुपा होता है वो होता है ये। यानी कि इसमें ही आपको दो चीजें और दिख जाती हैं, उनको कहते हैं उच्छिप्त या द्विक्षिप्त। उच्छिप्त या द्विगुण, उत्क्षिप्त, छिपे हुए हैं, इसके अंदर क्या है, छिपे हुए हैं, तो इसे कहते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। कितने हो गए, ये क्या हो गए, उत्क्षिप्त या द्विगुण, छिपना, यानी कि आप देखो छिपना, तो छिपना इन दोनों के पीछे छिपे हुए हैं, तो इन्हें कहेंगे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई यहाँ पर दो, तो दो संख्या किसकी हो गई, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की हो गई। अब आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपका म है, तो आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, म के बाद क्या आ जाता है, म के बाद क्या आता है, म य र ल व, य र ल व। तो जैसे हमारी वर्णमाला आती है, क कबूतर, ग खरगोश, ग गमला, घड़ी, अड़ खाली, च छ, इस तरह का सारा, ब बकरी, भवट्टी, मच्छी, य यज्ञ आता है, हमारा क्या आता है, इसके आगे आ जाता है य यज्ञ, र रथ, ल लट्टू और व वन। इनकी बात करेंगे तो ये जो होते हैं इनकी अपनी ही विशेषता होती है। ये जो चार होते हैं इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इन्हें कहते हैं अंतस्थ। ये कितने होते हैं, चार, अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, ये होते हैं चार, यानी कि ये होते हैं चार, इनकी संख्या चार हो गई। अब व के बाद क्या आता है, ये हमारी वर्णमाला ही हो रही है, अ से अनार, बड़ा सम, छोटी सिम, बड़ी सी, छोटे सोलू, ये करते हुए अंग, अ क ख ग घ ङ च छ ज झ त थ द ध न प फ ब भ म, और य र ल व। फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है यहाँ पर आपका स सलजम, स सपेरा, स षटकोण, और यहाँ पे ह से हल आ जाता है। तो इनमें क्या है, स स स स स स, जैसे आप बोलेंगे स स स स, तो क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी, जो आपकी स करके निकलती है उससे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म ऊष्म व्यंजन, व्यंजन इन्हें कहा जाएगा ऊष्म व्यंजन। तो इनकी संख्या भी कितनी होती है, चार हो जाती है, इनकी संख्या भी कितनी हो जाती है, चार हो जाती है। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर इसके बाद जो आता है आपके लगभग लास्ट में आती है, ये हो जाता है छ छत्री, त त्रिशूल, ग ज्ञानी, छ छत्री, त त्रिशूल और ग ज्ञानी। एक बार याद कर लेना, वर्णमाला अच्छी है, तो वर्णमाला पढ़ी हुई है बचपन में, तो जो भूल गए हूँ मतलब। तो छ क्षत्रिय, त त्रिशूल, ग ज्ञानी। अब देखना इसमें छ छ मतलब अजीब सी साउंड आ रहा है, अजीब सा ही साउंड आ रहा है, जिसमें छ स भी आ रहा है, क भी आ रहा है, सौ भी आ रहा है, क भी आ रहा है। त त्रिशूल, त र ऐसे कुछ साउंड आ रहा है, और ग ज्ञानी का टाइप का आ रहा है, तो इसमें ज भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो आते हैं, ये जो तीनों होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। यानी कि ये क्या होते हैं, जो अन्य व्यंजन होते हैं उनके मेल से बने हुए होते हैं, मतलब है हमारी वर्णमाला के अंतर्गत ही, लेकिन अपना यूज है इनका, लेकिन ये क्या है, इनके अंतर्गत क्या है, कुछ और वर्ण भी छुपे हुए हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। यानी कि ये क्या है, दो शब्दों के मेल से बने हैं,
दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं। तो ये हमारे वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। इसको देखेंगे तो क और सौ, इसमें क्या मिला हुआ होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये दो शब्दों से मिलकर, ये दो वर्णों से मिलकर बना है, ये भी दो वर्णों से मिलकर बना है, और ये भी दो वर्णों से मिलकर बना है। तो ये क्या है, क और सौ से मिलकर बना है, यानी कि छ छ आप देख सकते हैं, क की आवाज भी आ रही है और सौ की आवाज भी आ रही है। ऐसी त्र आ रहा है ना, त्र। अगर कोई किसी को नहीं पता होगा तो ऐसे करके लिख देगा, तो लिख देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, दो साउंड आ रहे हैं। ये है तो हलंत के साथ है, क्योंकि ये क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो हलंत के साथ ये हो गया आपका। अगर हमारा ये तो र करेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो प्लस ये हलंत प्लस अ प्लस रो, इस टाइप का जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे अ है। ये क्या है, ये स्वतंत्र वर्ण है, यहाँ पे ये स्वतंत्र है और ये अस्वतंत्र है। तो ये जब जुड़ जाते हैं तभी तो अस्वतंत्र बनते हैं, ये स्वतंत्र हो गए यहाँ पर। क्वेश्चन भी आया था आपका यूकेपीएससी के एग्जाम में, जिसमें क्या था कि संधि उन शब्दों का वो विच्छेदन कर दिया था और उसको क्या कर दिया, हलंत के फॉर्म में लिख दिया था। तो वहाँ पे कह था कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, बिल्कुल सिंपल था वो। तो ये क और सौ हो जाएगा, और यहाँ पे जो देखेंगे वो हो जाएगा आपका जो, और यहाँ पे आपका हो जाएगा अंग। ये तो गौ ज्ञानी किससे मिलकर बना है, गौ ज्ञानी आपका जो अंग से मिलकर बना है। इसके साथ साथ ये हो गए आपकी वर्णमाला। तो देखेंगे आप कितने हो रहे हैं टोटल जो हो रहे हैं, ये हो गए आपके 3, ये 3 हो गए। इसके साथ साथ एक शब्द हो रहे हैं जो हमारा यूज किया जाता है, जैसे हम यूज करते हैं, हम बोलते हैं श्रीमान। तो श्रीमान आप देख सकते हैं वर्णमाला में श्री कहाँ है, वर्णमाला में यहाँ देख सकते हैं कि श्री कहाँ है। तो आपको कहीं भी श्री नहीं मिलेगा, कहीं भी श्री नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो ये श्री आया कहाँ से, ये जो है ये वर्णमाला से थोड़ा सा हटके एक अलग शब्द बना है, वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, और ये हो जाता है आपका 1, और ये आपका बन जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल 4 हो जाएंगे। जो ये 1 आया वो क्या है, वो आपका है श्री। तो ये जो श्री बना है ये आपका बना है श्री, यानी कि 100 + रो। जो पहले के शब्द हैं वो आपके हलंत के साथ हैं, और जो बाद के शब्द हैं वो क्या है, ऐसे ही है, स्वतंत्र रूप से नहीं है। तो ये आपके हो जाएंगे 4, कितने हो गए, 4 हो गए, ये 4 हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 4 हो गए। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये 2 हो गए, ये 25 हो गए, और यहाँ पे 13 हो गए। अब इनको काउंट किया जाएगा कि अगर हम वर्णमाला की बात करें, अगर हम मानक रूप से वर्णमाला की बात करें, मूल वर्णमाला में स्वरों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या, यानी कि वर्णों की संख्या कितनी होती है टोटल, मूल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी हम यहाँ पे मूल रूप से जो देखेंगे तो मूल रूप से ही स्वरों को देखेंगे। कहाँ थे मूल रूप से स्वर जो थे, मानक रूप से जो मानक स्वर थे वो कितने थे, यहाँ पे मानक स्वर जो थे वो 10 थे। तो यहाँ पे 10 देख लेंगे, और यहाँ पर क्या होगा हमारा, जो मानक के बाद क्या हो जाएंगे, 10 के बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 35 जो थे ओवरऑल, 35 कितने हैं हमारे यहाँ पर व्यंजन है। तो 35 व्यंजन हो गए हमारे, कितना हो जाएगा ये 35, और ये हो जाएगा हमारा 35, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 हो गया, ये 45 हो गया। तो ये 45 हो जाएगा। जब हमारा ये क्या हो जाएगा, इसके साथ साथ हमारा जो यूज करेंगे हम 35 इनको जोड़ देंगे, और यहाँ पर 45 हो जाएगा। लेकिन जब हमारी क्या होगी, परंपरागत रूप से कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या देखेंगे, तो जो कुल वर्णों की संख्या थी जो ये 35 था, इसमें क्या है, ये जो 4 संयुक्त हैं इनको नहीं जोड़ा है। तो कुल वर्णों की संख्या देखेंगे तो वहाँ पे हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ये 13 हो गए, और यहाँ पर आपके जो टोटल हैं उनको काउंट कर लीजिए, तो ये 13 हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो टोटल है वो कितने हैं आपके
वो जो टोटल है ये जाएगा 25, 2, 27, 27 और 4 कितना हो जाता है, 27 और 4 हो जाता है 41, सॉरी 31, और 31 और 4 हो जाता है 35, 35 और 4 जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 39 हो जाता है, 39 हो गया। तो कुल जितने वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई, ये हो गई 52। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी हो गई, 52। तो ये जो इसे हाईलाइट कर लेना आप। तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 52। ये मेरा थोड़ा क्या हो गया है कि अगर मैं इसको मिटाऊंगी तो ये समझ में नहीं आएगा। तो वर्णों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 39 यहाँ पर, और 52 ये आपका जो है वर्णों की संख्या हो गई। इनमें जो था हमारा यहाँ 35 क्यों लिखा था, क्योंकि हमने संयुक्त व्यंजनों को ऐड नहीं करा था, लेकिन हमने यहाँ पे संयुक्त व्यंजन को ऐड कर दिया है, और यहाँ पर जो हमारे 13 परंपरागत हो रहे थे उनको ऐड कर दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा 52। तो ओवरऑल जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52, यानी कि 52 वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है। लेकिन अगर हम इसे मूल मानक रूप में देखें तो मानक रूप में जो वर्णमाला की संख्या, वर्णों की संख्या होती है वो सिर्फ 45 होती है। अगर हम उसमें ऋषि भी जोड़ देते हैं तो मूल रूप से वर्ण बन जाते हैं, जिससे वो 46 हो जाते हैं। बस इतनी ही यहाँ पे कहानी थी वर्णमाला की। अब यहाँ पे इस क्लास को ख़त्म करते हैं, और अगले में आप बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कैसे समझ में आपको कैसा लगा हमारा ये वर्णमाला का यहाँ पर डिफाइन करना और वर्णों को काउंट करना। इसके बाद हम जो क्लास पढ़ेंगे उसमें स्वर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर व्यंजन को हम एक में कर देंगे तो हमारी 2 या 3 क्लास में वर्णमाला। अब हम जब तैयारी कर ही रहे हैं तो अच्छे से करें, जिससे क्या हो, हमारा सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऐसी स्टडी, अपनी स्टडी को जारी रखिए। ठीक है।